रविदास समता परिषद, अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद फेसबुक ग्रुपच्या माध्यमातून फेसबुक संवाद या कार्यक्रमांतर्गत फेसबुक समाज प्रबोधन शिबिर, आजचे समाज प्रबोधन पुष्प क्रमांक 70 सोमवार दिनांक 22 मार्च 2021 रात्री 7:30 वाजता। आजचा विषय आहे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान। हिंदी मध्ये आजचं हे प्रबोधन शिबिर आहे, प्रबोधन पुष्प क्रमांक 70। तो आज 22 मार्च है और कल 23 मार्च 1931 को भारत के महान शहीद क्रांतिकारी नेता शहीद भगत सिंह, इनको अत्यंत कम उम्र में 23 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई और उनके साथी राजगुरु तथा सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दी गई। तो इनका जो बलिदान है, देश के लिए इनका बलिदान हम भूल नहीं सकते। अत्यंत देशाभिमान, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी नेता। तो इनका जो सही इतिहास है, यह सही इतिहास नहीं लिखा गया। मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि जिनके पास लिखने का अधिकार था, जिनके पास कलम थी, तो उन लोगों ने सच्चा इतिहास जो महान क्रांतिकारी बहुजन समाज में हुए, उनका सही इतिहास नहीं लिखा गया। और जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन जिन्होंने सही अर्थों में कुछ देश के लिए काम नहीं किया, उनका सही इतिहास न लिखते हुए झूठा इतिहास लिखकर उनको महान बताया गया। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको महान बताया गया, और जिन्होंने बहुत कुछ किया तो उनके बारे में बहुत कम लिखा गया। इसी तरह भगत सिंह, इनके ऊपर भी यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया है, उनका सही इतिहास नहीं लिखा है। तो इस देश को आज़ादी कैसे मिली? कुछ लोग गीत गाते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। इसका मतलब क्या है? हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, खड़ग यानी तलवार, बगैर तलवार के, बगैर ढाल के, बगैर युद्ध किए हुए, बगैर कुर्बानी दिए हुए हमको आज़ादी मिली। तो ये गीत हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है कि गांधी जी का वर्णन इस गीत में ऐसा किया गया कि उन्होंने बिना खड़ग और बिना ढाल के आज़ादी दे दी। अब ये गांधी के ही असहयोग आंदोलन की वजह से भगत सिंह क्रांति के आंदोलन से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन गांधी ने चालू किया, ब्रिटिशों के साथ सहयोग नहीं करने का, हर काम पे बहिष्कार डालने का, असहयोग करने का। और यह आंदोलन जब बड़ा व्यापक बनने लगा तब गांधी इसमें से भाग गए। इस आंदोलन को छोड़कर गांधी भाग गए और भगत सिंह इसी के शिकार हुए। गांधी के बहकावे में आकर भगत सिंह असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। देश प्रेम के नाते भगत सिंह का जब 1907 में जन्म हुआ, 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का आपके पाकिस्तान में लायलपुर जिले में बंगा नाम के गांव में, जो अभी पाकिस्तान में है,
तो उनका जन्म हुआ 1907 में, तो उनके पिताजी किशन सिंह यह जेल में थे, उनके चाचा स्वर्ण सिंह यह भी जेल में थे, चाचा अजित सिंह यह भी जेल में थे। तो एक क्रांतिकारी परिवार का सदस्य होने के नाते भगत सिंह असहयोग आंदोलन से तो जुड़ तो गए, लेकिन जब भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन को अंजाम दिया, क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया, पैसेंजर रेल को काकोरी में लूटने का प्रसंग हो या ब्रिटिश सेंट्रल हॉल में, ब्रिटिश संसद की जो सेंट्रल हॉल थी अलीपुर रोड दिल्ली में, तो उसमें बम डालने का, बम फेंकने का और पर्चे बांटने का जो मामला है, तो इसमें भगत सिंह को गिरफ्तारी हुई। यह असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था, लेकिन जब भगत सिंह को गिरफ्तारी हुई तो गांधी भाग गए। गांधी ने अपने कान पर हाथ रख लिया कि यह आंदोलन मेरा नहीं है। इससे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चमारों ने किया, चौरा चौरी कांड जिसे कहते हैं, जिसमें चमारों ने मिलकर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जला डाला पुलिस स्टेशन को। यह वार्ता सुनते ही गांधी इस आंदोलन से भी भाग गए। उन्होंने इस आंदोलन से भी अपना पाला झटक दिया, अपना हाथ झटक दिया, और इसकी सजा मात्र भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त जैसे देश प्रेमी युवकों को भोगनी पड़ी। तो यह है सच्चा इतिहास। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और यतीन्द्रनाथ दास, इनको जेल में डाला गया। गांधी एक अच्छे वकील थे, बैरिस्टर थे। उस समय भारत में बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बैरिस्टर जीना और बैरिस्टर गांधी, यह तीन बड़े वकील थे। लेकिन गांधी ने इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, उनकी वकालत नहीं ली, उनके लिए केस नहीं लड़ा, जिनकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आंदोलन किए, खुद को आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, काकोरी का रेलकांड किया, सरकारी खजाने को लूट लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लखनऊ जाने वाली 8 नंबर की डाउन पैसेंजर काकोरी गांव के पास भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को लूट ली। देश को आजाद करने के लिए, देश को स्वतंत्रता देने के लिए भगत सिंह ने शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर डाउन पैसेंजर को काकोरी इस छोटे से स्टेशन पर रोककर, उसमें जो सरकारी खजाना जा रहा था उससे, तो उसे लूट लिया। तो ये आज़ादी के आंदोलन के लिए यह काम किया। लेकिन गांधी ने कान पर हाथ रख दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी घटना संसद में बम फेंकने की हुई, उससे भी गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसमें भी उन्होंने भगत सिंह का साथ नहीं दिया।
और गांधी की इस हटवादिता से, गांधी के ऐन मौके से भाग जाने से शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटकना पड़ा 23 मार्च 1931 को। तो यह बहुत ही दुख भरी बात है कि गांधी ने इनका साथ नहीं दिया, नहीं तो इनकी फांसी टल सकती थी, फांसी नहीं हो सकती थी और हमारे देश के नौजवान देशभक्त युवक और कुछ समय जीते थे। लेकिन इनके हत्या का सीधा सीधा जिम्मेवार हम गांधी को मानते हैं। 2 साल इनको जेल में रहना पड़ा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स का भी भगत सिंह ने खून किया, मर्डर किया। चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने भी उनको साथ दिया। तो जो जुल्म जबरदस्ती इन ब्रिटिश अधिकारियों से हो रही थी, तो उनको सबक सिखाने का काम भगत सिंह ने किया। जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने अमृतसर में जालियनवाला बाग में जमा हुए भारतीय लोगों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने वेल में कूदकर, जिसे विहीर कहते हैं, या कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसमें स्त्रियां थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। तो इतना क्रूर अत्याचार जनरल डायर ने किया, उसका बदला तो लंदन जाकर उधम सिंह ने ले लिया। लेकिन भगत सिंह को इस बात का भी बहुत गुस्सा आया था कि इस तरह से जुल्म जबरदस्ती अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे, और गांधी कभी सहयोग आंदोलन करते हैं, कभी असहयोग आंदोलन करते हैं, कभी अनशन पर बैठते हैं। तो यह सब ढोंग ढकोसला चल रहा था। लेकिन सच्चे देशभक्त होने के नाते भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन को ज्वाइन किया, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की जो आज़ाद हिंद सेना थी, उससे भी अपना संपर्क बनाया, और किसी तरह इस देश को आज़ादी देने के लिए अपने प्राणों को भी परवाह न करते हुए भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन किए। भगत सिंह यह नौजवान देशभक्ति से ओतप्रोत युवा, समाजवादी विचारसरणी, जिनके ऊपर मार्क्सवाद का भी प्रभाव था, उन्होंने बहुत से किताबें लिखी हैं, बहुत से लेख लिखे हैं, और बहुत सी किताबें पढ़ी है। कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी है, रशिया की क्रांति की किताबें पढ़ी है। उस समय यह किताबें पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी, यह किताबें मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो यह किताबें मिलाकर, यहाँ वहाँ से ढूंढकर लाकर उनको पढ़ना
और उन विचारों पर चलना, यह बहुत बड़ी बात थी। और भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारों के साथ इस देश को अंग्रेजों की जुल्म जबरदस्ती से आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इनका जो बलिदान है यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 1921 में जो चौरा चोरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, पुलिस की, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों की परिसीमा हो रही थी, और ऐसे अन्य अत्याचार कब तक बर्दाश्त किए जाते हैं। तो इनका मुकाबला करने के लिए वहाँ के चमार समाज के क्रांतिकारी युवकों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, आग के हवाले कर दिया। बहुत लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, पुलिसों की। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां अगले दिन छापकर आई। तो इन आंदोलनकारियों का साथ ना देते हुए गांधी ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर दिया और असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है गांधी की क्रांतिकारियों के साथ। बाद में उन्होंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा कि चौरा चोरी कांड में जिन चमारों ने अपना बलिदान दिया, जिन चमारों को जेल हुई, जिनको फांसी की सजा हुई, उनकी कोई भी खबर गांधी ने नहीं ली। तो ऐसे आंदोलनों में जुड़कर अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद करना, यह भगत सिंह का और उनके साथियों का, उनके जीवन का यह एक मकसद था। और इस उद्देश्य से वह क्रांतिकारी काम करते थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वो सिख आर्य समाज परिवार से जुड़े हुए थे, और उस समय आर्य समाज क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बाद में आर्य समाज क्रांति से अलग हो गया, और आज कहाँ गुप्त हो गया कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उस समय आर्य समाज क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसमें बहुत से योद्धा देश को आज़ाद करने के लिए, देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुए थे। तो उसी आंदोलन से जुड़े हुए होने के नाते भगत सिंह ने भी अपनी प्राणों की परवाह ना करते हुए देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके गांव में, बंगा, यह उनका गांव लाहौर के पास है, लायलपुर जिला। अभी यह हिस्सा पाकिस्तान में है। और उनके गांव में उनका 5वीं तक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में उनके पिताजी ने उनको एडमिशन दे दिया, और वहाँ तक 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद कॉलेज में पढ़ते समय भगत सिंह असहयोग आंदोलन से जुड़ गए,
और फिर बाद में उन्होंने अपना कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद गांधी का साथ दिया, सहयोग दिया। लेकिन गांधी ने जब इस असहयोग आंदोलन से मुंह फेर लिया तो भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने काकोरी का कांड किया, सैंडर्स का वध किया और सेंट्रल हॉल में बम डाला। इनकी वजह से उनको 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने 64 दिन का हड़ताल किया, भूख हड़ताल। इस समय भी गांधी ने उनको या तत्कालीन तथाकथित जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इन जेल में भूख हड़ताल कर रहे आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया। यह बहुत ही दुख की और यह शर्म की बात है। और इसमें यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु हो गई इस भूख हड़ताल में। यह हड़ताल 2 महीने से ज्यादा चली, 2 महीने से ज्यादा दिन चली और 2 साल जेल में रहने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। जेलर ने बाईस मार्च को, आज ही के दिन, भगत सिंह को कहा कि कल आपको फांसी होने वाली है, सुबह 5 बजे आपको फांसी दी जाएगी। आज का दिन आपके पास है। आज के दिन आप ईश्वर को याद कर लो या कोई धार्मिक किताब पढ़ना चाहते हो क्या? रामायण, महाभारत, गीता, कुछ पुण्य कमाना चाहते हो क्या? तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे किसी भी झूठे पुण्य की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं जिंदगी भर नहीं डरा हूं। तो अभी अंत में मृत्यु के पूर्व मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे किसी धर्म ग्रंथ की, किसी झूठी आशा की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं और मुझे कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है वह अपने देश के लिए किया है, देश को आजाद करने के लिए किया है। इसलिए मुझे किसी भी बात का कोई गम नहीं है और डर कर मैं किसी ईश्वर या भगवान, अल्लाह, गॉड या किसी नैसर्गिक शक्ति के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूं, माफी मांगने वाला नहीं हूं। सुबह होने दो, मैं फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते अपने वतन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो या मुझे कोई भी, किसी भी धार्मिक किताब की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं। किसी ईश्वर में मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं नास्तिक हूं, मैं विज्ञान को मानता हूं, मैं समाजवाद को मानता हूं, मैं क्रांति को मानता हूं। मैं गांधी जैसे भागने वालों में से नहीं हूं। गांधी को अपनी जान प्यारी है, इसलिए वह आंदोलन से मुंह मोड़कर, क्रांतिकारी आंदोलन से मुंह मोड़कर भाग गए
मैं ऐसे भागने वालों से नहीं हूं। गांधी का इतिहास लिखा गया झूठा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। यह झूठा है। मैं जो कुर्बानी दे रहा हूं, मेरी कुर्बानी की वजह से आने वाले समय में यह देश आजाद हो सकता है। इनकलाब जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद यह नारे लगाकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़कर शहीद होने वाले भगत सिंह को हम वंदन करते हैं। सचमुच में भगत सिंह महान क्रांतिकारी हैं। उनकी एक किताब मेरे पास है, मराठी में है, मी नास्तिक का आहे। यह भगत सिंह की किताब है, मी नास्तिक का आहे। इस किताब के माध्यम से, बहुत ही छोटी किताब है यह किताब, लोकवाङ्मय ग्रह मुंबई के लोकवाङ्मय ग्रह ने प्रकाशित की है। इसकी यह 10वीं आवृत्ति है। यह 10वीं आवृत्ति है। कीमत केवल 10 रुपये है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। इस किताब को डॉक्टर बिपिन चंद्र का प्रस्तावना है। लाहौर के उच्च न्यायालय के सामने चल रहे मुकदमे के समय भगत सिंह कहते हैं, क्रांति की यह तलवार चिंतन रूपी धार लावण्याच्या दगडावर परतली जाते, तो उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वह चिंतन से आए हुए थे। उनके पढ़ने से, लिखने से और रात रात सोचकर उन्होंने अपनी एक विचारधारा बना ली थी। और जब उनको गिरफ्तारी हुई, उसके 1-2 वर्ष पूर्व से ही वह मार्क्सवाद को, लेनिनवाद को, समाजवाद को, साम्यवाद को या क्रांतिकारी विचारों को जान लेने के लिए उन्होंने बहुत से किताबों का अध्ययन किया। और अराजकवाद, राष्ट्रीय चळवळ, जमातवाद, क्रांतिकारी दहशतवाद, हिंसा, अहिंसा, पुराने क्रांतिकारक और समकालीन राष्ट्रवादी विचारों के लोग, इन सब के साथ वार्ता करके, चर्चा करके, उन विषयों की किताबें पढ़ के बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी विचारधारा को अपना लिया था। यह विचारधारा सामने नहीं आई, ऐसी किताबें लोगों तक नहीं गई,
इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन भगत सिंह विज्ञानवादी सोच रखने वाले नेता थे। चमत्कार को नहीं मानते थे, अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, दैववाद को नहीं मानते थे, किसी गॉड, अल्लाह, ईश्वर या भगवान को नहीं मानते थे। वह अपने सीने में क्रांतिकारी विचारों की ज्वाला जलाए हुए घूमते थे। आजाद स्वतंत्र विचारधारा को वह रखते थे और 1915 में जिनको जन्मठेप की शिक्षा हुई, ऐसे क्रांतिकारी लाला राम शरणदास, इनका स्वप्न नगरी यह कविता संग्रह है। तो इस कविता संग्रह को भगत सिंह ने अपनी प्रस्तावना लिखी है। तो यह प्रस्तावना इस किताब के अंत में दी गई है। तो यह प्रस्तावना भी पढ़ने लायक है। राम शरण दास 1908 में फरार हुए थे बंगाल से और पंजाब आकर क्रांतिकारी सेना में भर्ती हुए। फिर उनको 1915 में फांसी की सजा हुई। फिर बाद में उसे कम करके जन्मठेप में परिवर्तन किया गया। फिर उन्होंने जो कविता संग्रह लिखा तो उसको बहुत ही सुंदर स्वप्न नगरी, इस कविता संग्रह को भगत सिंह ने बहुत ही सुंदर प्रस्तावना दी है। तो यह मराठी में है। तो इसमें उनकी कविताओं का उल्लेख किया गया है। गरज पडली तर तो हो क्रूर बाह्यता, पण हृदयात असू दे सदैव तुझ्या कोमलता. फुतकार गरज पडली तर, परंतु दंश नको करू. प्रेम असू दे तुझ्या हृदयात आणि बाहेर युद्ध कर. हृदयात प्रेम असू दे आणि बाहेर युद्ध कर. तो भगत सिंह की जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, हृदय में प्रेम रहने दो और बाहर आकर युद्ध करो. तो हृदय में प्रेम और दुश्मनों के साथ युद्ध, यह जो भूमिका इस स्वप्न नगरी कविता संग्रह की थी, इसलिए भगत सिंह ने इस किताब को प्रस्तावना दी है. और एक कविता में राम शरण दास लिखते हैं, तू हो एक पायाचा दगड अनामिक, तू हो एक पायाचा दगड अनामिक, आणि वागव उल्हासानं स्वतःच्या वक्षावर, वक्षावर बोले तो सीने पे, तू हो एक पायाचा दगड अनामिक, आणि वागव उल्हासानं स्वतःच्या वक्षावर, ते विराट आणि प्रचंड वास्तुशिल्प, यातना सोसण्यामध्येच शोध खरी मुक्ती. नको करू हेवा चकाकत्या कळसाच्या दगडाचा, ज्याच्यावर बरसतात या जगाकडून स्तुती सुमन. तो इस तरह से क्रांतिकारी विचार राम शरण दास के थे. भगत सिंह इन विचारों की ओर आकर्षित हुए थे. लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के समय जो लाठीचार्ज हुआ,
उसका भी गहरा असर भगत सिंह पर हुआ। तो लाला लाजपत राय ने भी जो आंदोलन किया वह गलत स्वरूप का आंदोलन था, क्योंकि साइमन कमीशन इस देश में जो SC ST समाज है, पिछड़ा बैकवर्ड समाज है, उसकी स्थिति जानने के लिए साइमन के नेतृत्व में, सर साइमन के नेतृत्व में यह कमीशन लंदन से भारत आया था। तो गांधी ने भी इसका गलत प्रचार किया कि यह भारतीयों के खिलाफ आ रहा है, आज़ादी के खिलाफ आ रहा है, ऐसा दुष्प्रचार गांधी ने किया। और इस बहकावे में कुछ लोग आ गए। इस संबंध में हम अगले सत्र में विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि लाहौर का जो कांग्रेस का 1929 में क्रांतिकारी अधिवेशन हुआ, उस संबंध में हम बात करेंगे अगले 71 प्रबोधन पुष्प में। फिर यह सब बातें क्लियर हो सकती है। गांधी ने देश के हित में जो साइमन कमीशन आया था, देश में रहने वाले लोगों के हित में, SC ST के लोग इस देश के रहवासी है, मूल निवासी है, भारतीय लोग हैं, और ब्राह्मणवाद ने इनको खोखला कर दिया था। तो इनकी जो अवस्था बहुत ही विकट थी। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि हम इस देश के दुहेरी गुलाम हैं, एक तो अंग्रेजों के गुलाम हैं और देश के ब्राह्मणों के भी हम गुलाम हैं, हम गुलामों के गुलाम हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया, तो इसका विरोध गांधी और उनके टीम ने किया। इसका आधार था जातिवाद या नफरतवाद। जातिवाद को मद्देनजर रखते हुए गांधी ने कांग्रेसियों को भड़काया और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उसमें उनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन असल में साइमन कमीशन क्यों आया यह नहीं बताया गया। मंडल कमीशन को भी ऐसा ही किया गया। मंडल कमीशन के बारे में भी अफवाहें फैलाई गई इस देश में, और जब मंडल कमीशन मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश में जोर से चलाया, तो मनुवादियों ने कमंडल कमीशन चलाया, मंडल के खिलाफ कमंडल चलाया। कांशीराम जी ने संसद को घेरा डाला, धरना दिया, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। घेराव किया संसद भवन का। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाला। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में भी ब्राह्मणवाद हावी होता रहा, जिसकी वजह से भगत सिंह जैसे नौजवानों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। तो साथियों, हमें इतिहास को सही तरह से समझ लेना है, सही तरह से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी बातें यह स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताई जाती है। कॉलेज में जो किताबें होती है, अभ्यासक्रम होता है,
उसमें अलग बातें होती है, कुछ मीठी मीठी बातें होती है, कुछ झूठी झूठी बातें होती है, सच्ची सच्ची बातें छुपाई जाती है देशभक्ति के नाम पर या जातिवाद के आड़ में कुछ बातों को उजागर नहीं किया जाता। तो यह बातें बताने का काम हम इस समाज प्रबोधन शिविर के माध्यम से लॉकडाउन के समय से कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही लोग इस अभियान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग ध्यान से यह प्रबोधन शिविर सुनते नहीं, इसमें कमेंट्स में अपने कमेंट्स देते नहीं हैं, अपने विचार नहीं रखते हैं। लेकिन इस तरह का जो एजुकेशन इस प्रबोधन शिविरों के माध्यम से हम दे रहे हैं, यह एजुकेशन आपको कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी ब्राह्मणवादियों के किताबों में आपको नहीं मिलेगा। हम बड़े प्रयास से स्टडी करके विभिन्न विषयों पर, अब तक 70 विषयों पर हमने यह प्रबोधन शिविर रखे हैं। लेकिन लोगों को इस संबंध में कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई लोग इसमें इंटरेस्ट हमारे ही लोग नहीं ले रहे हैं। और जब कोई उनको उल्लू बनाता है तो उसके ऊपर वह बहुत से कमेंट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम यूं करेंगे, हम त्यों करेंगे, तो लोग हमारे उनके पीछे लग जाते हैं। सही क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, इस संबंध में इन शिविरों के माध्यम से जानकारी देने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि भगत सिंह के बारे में बहुत सारी अनकही बातें हैं जो सामने रखने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है, क्योंकि लोग डरते हैं, ऐसा बोलूं तो क्या होगा, वैसा बोलूं तो क्या होगा। लेकिन अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद यह परिवर्तनवादी विचारों की सामाजिक संगठन है और जो सच है उसे बताने की हम पुरजोर कोशिश करते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और झूठ का पर्दाफाश हो सके। झूठ का मुंह काला होता है और झूठ के सहारे इतिहास आगे नहीं बन सकता। हमें अगर हमारा इतिहास बनाना है तो हमें इतिहास जान लेना बहुत ही जरूरी है। सही इतिहास बताने का काम इस रविदास समता परिषद और अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े खेद की बात है कि इसमें मेंबर्स की संख्या भी 1000 से आगे नहीं जा रही है। हम बहुत कोशिश करते हैं, रोज हम इनमें लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लोग जुड़ते नहीं। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, फालतू ग्रुप है कि जिसमें लोग 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1 कोटि तक जुड़ गए हैं। लेकिन यह जो परिवर्तन के लिए जुलाई 2020 से अभी मार्च 2021 तक इन 8-9 महीनों में हमने यह 70
प्रबोधन शिविर आपके सामने रखे हैं, तो इस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपको आज यह विचार आवश्यक नहीं लगते होंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह विचार जरूरी है। इन विचारों की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए साथियों, रविदास समता परिषद और अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद फेसबुक के माध्यम से, इन समाज प्रबोधन शिविरों के माध्यम से वैचारिक क्रांति महाराष्ट्र में हो रही है और देश के अन्य भागों में भी हिंदी में यह विचारधारा हम कभी कभी प्रसारित करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से भी कुछ लोग इससे जुड़ रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यह महाराष्ट्र में प्रबोधन शिविर हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र और इससे लगे हुए जो पास के प्रांत है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गोवा है, गुजरात है, तो इन 5-6 प्रदेशों में रविदास समता परिषद और अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद के यह जो प्रबोधन शिविर है, आज तक 70 शिविर इस माध्यम से हम ले चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक काम है। ऐसा काम किसी भी सामाजिक संगठन ने इस महाराष्ट्र में नहीं किया। तो हमें इस बात का गर्व है, अभिमान है कि हम यह अत्यंत उपयोगी काम, समाज के लिए अत्यंत उपयोगी काम हम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस 70वें प्रबोधन पुष्प को हम आज यहाँ पर विराम देते हैं और आने वाले बृहस्पतिवार को, गुरुवार 25 मार्च 2021 को प्रबोधन पुष्प क्रमांक 71 71वां प्रबोधन पुष्प आने वाले बृहस्पतिवार को, गुरुवार को 25 मार्च 2021 को रात्रि के 7:30 को, रात्रि के 7:30 बजे 71वां प्रबोधन शिविर, प्रबोधन पुष्प क्रमांक 71वां आने वाले बृहस्पतिवार को 25 मार्च 2021 को रात्रि के 7:30 बजे ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। उसका विषय है लाहौर काँग्रेसचे ऐतिहासिक अधिवेशन 1929 में तत्कालीन पाकिस्तान के लाहौर शहर में लाहौर शहर में जो अधिवेशन हुआ, क्या इस अधिवेशन में शहीद भगत सिंह को बचाने की कोशिश की गई? इस अधिवेशन में बहुत से ठहराव हुए। 1931 में यह आंदोलन हुआ, उस समय भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो इन कांग्रेसियों ने इसके संबंध में कुछ ठहराव लिया, या कौन से ठहराव लाहौर के अधिवेशन में लिए गए, इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि उसके बाद 1930, 31, 32
साइमन कमीशन हुए, रोलेट एक्ट हो गया, इंडिया एक्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात बोले तो बाबा साहब भीमराव डॉक्टर आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया। 3 गोलमेज परिषद लंदन में हुई, जिसका इतिहास भी देश के सामने नहीं आया, व्यापक तौर पे नहीं आया। ये इतिहास किताबों में मिलता है, लेकिन पढ़े तो समझ में आती है बातें। तो बाबा साहब ने दलित, शोषित, उपेक्षित बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए लंदन जाकर जो ऐतिहासिक भाषण दिए, फिर उसके बाद में स्वतंत्र मतदार संघ का कानून सम्मत हुआ, तो इसका विरोध करने के लिए गांधी ने पुणे के एरवड़ा जेल में अमरण अनशन चालू किया 1932 में। फिर उसके बाद 24 सितंबर 1932 को मजबूरीवश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गांधी के साथ करार करना पड़ा, तो उसे पुणे करार कहते हैं। तो इस संबंध में हमने पूर्व शिविरों में विस्तार से बताया है। तो लाहौर का जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो यह एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है। उस संबंध में हम आने वाले 25 मार्च को प्रबोधन पुष्प क्रमांक 71 में विस्तार से बताने जाने वाले हैं। तो रविदास समता परिषद और अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषद, इन फेसबुक ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें, और अपने जो दोस्त है, अपने जो रिश्तेदार है, उनको भी ज्वाइन होने के लिए कहें। और ये जो शिविर लाइव प्रसारित हो रहे हैं, तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देने की कोशिश करें। हम हर शिविर में यह रिक्वेस्ट करते हैं, लोग इधर ध्यान देते नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आते नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई सुन नहीं रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब इसको कोई भी सुन नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का एक समझ हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमने सुना है। कुछ लोग जानबूझकर फ़ोन करके बताते हैं कि आपके ऐसे ऐसे शिविर हम हर रोज़ सुनते हैं, कभी बाद में सुनते हैं, कभी लाइव सुनते हैं, और जब समय मिलता है तब सुनते हैं, सफ़र में हम सुनते हैं, अकेलेपन में रात में सुनते हैं। तो ऐसे फ़ोन बाद में आते हैं, इसलिए कमेंट्स आए या न आए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन कमेंट्स आना ज़रूरी है। यह जीवंतपन का ये लक्षण है। कमेंट्स अगर आते रहेंगे तो लाइव कम्युनिकेशन अगर होता रहेगा। बहुत से शिविरों में हमने लाइव कम्युनिकेशन किया है। जो कमेंट्स आए थे उस आधार पर हमने शिविर लिए हैं। हर शिविर 1 घंटे का हमने लिया है। तो आज का भी 1 घंटे का समय समाप्त हो रहा है, तो हम आपसे विदाई लेते हैं। आने वाले 71 नंबर के प्रबोधन पुष्प में हम जरूर मिलेंगे। आने वाले बृहस्पतिवार को 25 मार्च को रात को 7 बजे। ये पूरे प्रबोधन शिविर हम रात को 7:30 बजे बृहस्पतिवार, गुरुवार को और सोमवार को रात को 7:30 बजे ही हम यह
शिविर प्रसारित कर रहे हैं। रविवार दोपहर 12:30 बजे हम शिविर प्रसारित करते थे, लेकिन रविवार के दिन बहुत से कार्यक्रम होते हैं। हमें भी बाहर गांव प्रोग्राम के लिए जाना पड़ता है। हर रविवार कहीं न कहीं पर प्रोग्राम होता है। साल के जो 52 रविवार होते हैं, पूरे 52 के 52 रविवार हमारे प्रोग्राम में हम बिजी होते हैं। इसलिए दोपहर 12:30 बजे शिविर लेना यह बहुत मुश्किल होते जा रहा था। इसलिए हमने रविवार की बजाय सोमवार रात को 7:30 बजे और गुरुवार रात को 7:30 बजे हफ्ते में 2 दिन हम यह शिविर ले रहे हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय रविदास, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।